नमः संस्कृत मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी सीटेट के विद्यार्थियों के लिए महिंद्रा कोचिंग से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैथ का शिक्षण नहीं मिल रहा है। हमने प्रयास किया कि मैथ का शिक्षण भी दे दिया जाए। मैथ का शिक्षण देखिए, कुछ प्रश्न जो है पुराने आए हुए हैं और कुछ प्रश्न आने की संभावना है और कुछ जो है सरल सरल आपको छोटे छोटे शिक्षण दे दिए गए हैं, लिखा दिए गए हैं। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे गणित में शिक्षण से आने वाले प्रश्न, तो हमने टेट और सीटेट का मिश्रण किया है सरल से कठिन की ओर। पहले सरल वाला ही देख लीजिए। गणित को कहा जाता है, तो गणित को क्या कहा जाता है? तो गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। यानी आपको मस्तिष्क का व्यायाम करना हो तो आप गणित लगाइए, उससे दिमाग की वृद्धि होगी, दिमाग का व्यायाम होगा। मस्तिष्क का व्यायाम का मतलब गणित, गणित का मतलब मस्तिष्क का व्यायाम। यानी गणित आप लगा रहे हैं यानी मस्तिष्क का व्यायाम कर रहे हैं। ठीक, एक प्रकार से आप व्यायाम कर रहे हैं। तो मस्तिष्क का व्यायाम अगर आ जाए तो गणित के लिए कहा जा रहा है। ठीक, गणित के प्रश्न में गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। और गणित का सार संग्रह किसने लिखा है? गणित का सार संग्रह, गणित का सार संग्रह किसने लिखा है? महावीराचार्य। सार संग्रह, वीराचार्य, महावीराचार्य। गणित का सार संग्रह किसने लिखा? महावीराचार्य। महावीराचार्य ने क्या लिखा? गणित का सार संग्रह। गणित का सार संग्रह तो कौन लिखेगा भैया? महावीराचार्य। महावीराचार्य, देखिए ये महावीर और आचार्य, महावीराचार्य। गणित का सार संग्रह, सही बात है। गणित का सार लिखना बहुत छोटी बात नहीं है, इधर उधर वाले व्यक्ति नहीं लिख सकते। तो देखिए, गणित का सार संग्रह, गणित का सार संग्रह किसने लिखा? महावीराचार्य। किसने लिखा? महावीराचार्य। जो महावीर है और आचार्य भी है वही लिख सकता है गणित सार संग्रह का लेखक। फिर देखिए, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ये तो जैसे प्रश्न पूछे बस उसी में देख ले। गणितीय संचारण, गणितीय संचारण का। ठीक, गणितीय संचारण उल्लेख करता है किसका? गणितीय संचारण का। सेम टू सेम, मैचिंग मैचिंग करा दीजिए। फिर गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति तार्किक है। यह यूपी टेट में आया है। गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति, देखिए गणित की प्रकृति कैसी है? ती से तार्किक। ठीक, गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। ठीक, अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है या कैसा महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व जो क्या है? मानसिक है। क्या है? मानसिक है। केवल मस्तिष्क का व्यायाम है। मस्तिष्क का व्यायाम क्या है? किसे कहा जाता है? गणित को। और अगर यही प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व बताया जाए तो क्या है? मानसिक है। थोड़ा थोड़ा बच्चों को गोली सिखाना, चिड़िया सिखाना या चूड़ी सिखाना या कुछ भी सिक्के से सिखाना, पैसे से, किसी भी कुछ ही किसी संख्या से ही, वस्तु से ही उसे सिखाया जाता है। यानी उसे मस्तिष्क का थोड़ा थोड़ा व्यायाम कराया जाता है। ठीक, और यह उच्च स्तर पर गणित का महत्व आ जाए तब उच्च स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? थोड़ा व्यवहारिक में आ जाता है। व्यवहारिक का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा उसे, मतलब कि वो गणित गुणा भाग जोड़ घटाना जान जाता है, इसलिए उसके व्यवहार में आ जाता है। तो व्यवहारिक का मतलब व्यवहार में आ जाता है। ठीक, उच्च स्तर पर गणित का महत्व क्या है? व्यवहारिक है। व्यवहारिक का यहाँ क्या अर्थ है? व्यवहार में आ जाना, यानी कुछ गुणा भाग आ जाता है, इसलिए इसे व्यवहारिक कहते हैं। माध्यमिक स्तर के बाद पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है। तो देखिए, अंक गणित तो पहले से रहता है, अब बीज गणित और ज्यामिति वही जुट जाता है। क्या जुट जाता है? बीज गणित और ज्यामिति। किसके? माध्यमिक स्तर के बाद, यानी 9-10 के बाद यही बीज गणित और ज्यामिति आ जाती है। मनुष्य के जीवन में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। एक प्रश्न यह भी आया था, मनुष्य के जीवन में गणित का सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? बताइए आप ही लोग। मनुष्य के जीवन में गणित का सर्वाधिक
उपयोग, सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भैया सर्वाधिक उपयोग वही होगा कहाँ? आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में यानी जो पैसा का लेन देन यानी बिजनेस व्यवसाय करता हो उसी जगह होगा। आर्थिक का मतलब रहता है बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में। ठीक, अब अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए? तो देखिए अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य जो है क्या है? अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन के कार्य हेतु, किसमें? दैनिक जीवन के कार्य हेतु। यह भी प्रश्न आ चुका है सीटेट में, यह भी आया है, यह भी आया है और यह भी आया है। ठीक, और यह आने की संभावनाएं हैं सीटेट। ठीक, और गणित की प्रकृति एक ऐसा है, यह टेट में आया है। ठीक, अब किसने लिखा है? यह भी साथ टेट में आ चुका है। ठीक, अब देखिए अंक गणितीय शिक्षण का क्या उद्देश्य भैया? दैनिक जीवन के कार्य हेतु। प्रश्न देखिए वही है, ये दोनों घुमा दिया है। मनुष्य के जीवन में गणित का सर्वाधिक किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। अब गणितीय, अंक गणितीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन में। ठीक, अंक गणित का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? केवल दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन माने रोजमर्रा के जीवन में 10 रुपया का सामान, 5 रुपया का चाय पत्ती, हाँ नमक तेल, यही है। तो थोड़ा थोड़ा ये क्या है, जोड़ घटाना में थोड़ा सा अंक गणित आ जाता है, इसलिए यही दैनिक जीवन में यानी रोज के जीवन में जोड़ घटाना आ जाता है। ठीक, सामुदायिक गणित अंतःविहित होता है। सामुदायिक गणित अंतःविहित होता है। सामुदायिक गणित, सामुदायिक गणित अंतःविहित यानी किसके अंदर होता है? सामुदायिक गणित। सामुदायिक माने समुदाय के लोग जो रोज के रोज जुड़ा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि सामुदायिक गणित जो है, सामुदायिक गणित अंतःविहित होता है, किसमें होता है? तो सामुदायिक गणित अंक गणित में होता है। अंक गणित छोटे बड़े सब लोग थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं। और ये बीज गणित, रेखा गणित, ज्यामिति, ये सब तो भारी जो है आयताकार, भुजाकार, ये सब ज्यामिति वो सब लगाने वाले वो दूसरा तब गणितज्ञ हो जाएंगे। लेकिन ये जो सामुदायिक गणित है, मतलब छोटे छोटे जो गुणा भाग थोड़ा कर लेते हैं, ये किसमें है? अंक गणित में है। सामुदायिक गणित अंतःविहित किसमें होता है? अंक गणित में होता है। ठीक, प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है, तो क्या है भैया? मूल्यांकन। देखिए प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है मूल्यांकन। ये प्रश्न आपसे आएगा गलत कराने के लिए आएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो आप पढ़ेंगे मूल्यांकन तो होता है, लेकिन यहां नहीं है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? मूल्यांकन। मूल्यांकन है। अब यही प्रश्न गणित में पूछा था कि मूल्यांकन है क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक, मानी पहले बच्चे को केवल जोड़ आ रहा था एक अंक का, अब धीरे 6 महीना में उसे जैसे टेस्ट लिया गया या जितना पढ़ाया गया था, एक अंक का जोड़ वाला, यानी 6 6 12 5 5 10। ठीक, एक एक अंक वाला जोड़ बताया गया था वह, और फिर 6 महीना के बाद जब दोबारा टेस्ट लिया गया तो वह 12 12 24 यानी 2 अंक का भी जोड़ करने लगा। यह क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, यानी पहले से अब ज्यादा आने लगा। ठीक, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक, अब देखिए क्या है, वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। क्या है भैया? वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। वह क्या है? गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां। गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां। गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां माने वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या। वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां ही एक समस्या बन गई है। ठीक मित्रों, अब इसके आगे थोड़ा आगे देखिए मित्रों, इसके आगे देखिए, गणित से भयभीत होने और असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता। गणित से भयभीत होने और असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता है। क्या? लैंगिक भेद।
ये लैंगिक भेद से एक प्रश्न आता है कि क्या लड़कियां वास्तव में गणित में कमजोर होती हैं? क्या लड़कियां वास्तव में गणित से डरती हैं? क्या लड़कियां वास्तव में गणित नहीं लगा सकती? तो ये प्रश्न एक लैंगिक भेद से आता है, जिसमें देखिए दिया गया है, गणित से भयभीत होने और असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता है। नहीं माना जा सकता है क्या? लैंगिक भेद, यानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां गणित नहीं लगा सकती। ये लैंगिक भेद है। ठीक, लैंगिक भेद से एक प्रश्न। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब अपने सामने देखना, अपने हाथ से छूना, अपने हाथ से देखना, अपने आंख से देखना। प्रत्यक्ष अनुभव माने आंख के सामने हुआ हो, उसी को सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कहा जाता है। ठीक, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं। तो देखिए भैया, वान हेले गणित में आए हैं, वो बता रहे हैं कि वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, क्या करते हैं? ये ज्यामिति चिंतन करते हैं। वान हेले क्या करते हैं भैया? ज्यामिति चिंतन करते हैं। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगमन में क्या होता है? सूत्र से पहले उदाहरण फिर नियम, प्लस क्या होता है? पहले उदाहरण फिर नियम। क्या होता है? पहले उदाहरण फिर नियम। यह भी जानते रहें। ठीक, ये दो प्रश्न इससे बनता है। और आगमन विधि में क्या है? गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगमन विधि क्या होता है? पहले उदाहरण फिर नियम दिया जाता है। और गणित की सबसे सरल विधि क्या है? तो आगमन विधि है। ठीक, गणित की सबसे सरल विधि क्या है? तो आगमन विधि है। ये तो सब लोग जानते ही है। तो बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। देखिए, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, ये थोड़ा प्रश्न कठिन है। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम क्या है? तो व्यापीकरण। ठीक, बीजगणितीय अगर आ जाए तो व्यापीकरण, बीजगणितीय व्यापीकरण। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम क्या है? तो व्यापीकरण। बीजगणित से व्यापीकरण, बीजगणित यानी व्यापीकरण। कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर? कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित करता है? कौन सी विधि ऐसी है जो देखो, सुनो और समझो, देखो, सुनो और समझो पर आधारित काम करती है? कौन सी ऐसी विधि है जो पहले देखो, सुनो फिर समझो? तो ये क्या है? प्रदर्शन विधि। ठीक, देखो, सुनो और समझो क्या है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि से ही मान सकते हैं। प्रदर्शनी में आप लोग जाते हैं मेला देखने, तो वहां क्या करते हैं? पहले आप देखते हैं, फिर मेला में जो प्रचार करने वाले होते हैं खुल माइक लगा के बोलते हैं तो आप सुनते हैं। तो देखो, सुनो फिर समझो, ये प्रदर्शन विधि है। ठीक, प्रदर्शन विधि से प्रदर्शनी मेला। ठीक, प्रदर्शन विधि से प्रदर्शनी मेला याद कर लीजिए। छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किए जा सकता है? छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किया जा सकता है? ठीक, तो छोटे बच्चों में गणितीय विचार, छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किया जा सकता है? किस क्रम में विकसित किया जा सकता है? तो देखिए, छोटे बच्चों में गणित कैसे सिखाएंगे? छोटे बच्चों में गणित हम लोग कैसे सिखाते हैं? या तो उनको पहले कुछ खिलौना देकर या ठोस वस्तुएं देकर, गोली दे करके, पैसा दे करके, या कुछ किताब दे करके, या उंगली दिखा करके 1 2 3 4 5 सिखाते हैं। तो वही उसी के माध्यम से, या चित्र के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ है पहला चित्र, दूसरा संकेत, तीसरा ठोस वस्तुएं दिखाकर। तो छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किया जा सकता है? तो छोटे बच्चों में गणितीय विचार चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, या कुछ ठोस वस्तुएं दिखा करके। ठीक, ये तो कॉमन बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पकड़ लेंगे। अब फिर आगे देखिए मित्रों, ये उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। प्रश्न एक आया है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, तो क्या शामिल है?
उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में देखिए समूह अनुवर्ग, निरीक्षण अनुवर्ग, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण। फिर दूसरा प्रश्न है गणित में गलतियों एवं कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है। गलतियों एवं कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण, यानी कहाँ से बच्चा गलती कर रहा है उसका पहले आप उपचार करिए। फिर देखिए यदि बालक गणित में फेल होता है तो आप क्या करेंगे? यदि बालक गणित में फेल होता है तो आप क्या करेंगे? तो उसका निदानात्मक कार्य करेंगे कि कहाँ से फेल हो रहा है, किस क्षेत्र में फेल हो रहा है, किस विषय में फेल हो रहा है या किस चैप्टर से फेल हो रहा है, उसका जो कमी है उसका आप निदान करेंगे। फिर गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है तो क्या है? बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है तो बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना नहीं है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट भरना। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। देखिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है तो क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। तो उपचारात्मक शिक्षा किसकी जरूरत होती है? तो मंदबुद्धि बालक के, पिछड़े बालक के तथा सामान्य बालक, सामान्य बच्चों के लिए। ठीक, सामान्य है, सामान्य बालक के लिए। इतना ही था मित्रों। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा और इस प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और इसको आप देखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए और नोट करिए। नोट करने के बाद इसको 2 बार पढ़िए और परीक्षा के जाने के पूर्व भी एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है ईश्वर की कृपा से इसमें से आपका शिक्षण में 8-10 क्वेश्चन फंस जाए। प्रभु से यही कामना है कि आप लोगों का इसी में से 8-10 फंस जाए, जिससे कि परीक्षा में आप लोग सफल हो। ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया के साथ साथ आप सभी पास हो, यही मेरा प्रभु से कामना है। नमः संस्कृताय।